So, hello students, welcome to online Guruji classes. My name is Brij Mohan Joshi, and today is the second part of our lecture series on endocrine system. तो आज हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम का हमने जो लेक्चर सीरीज़ शुरू की थी बायोलॉजी में, उसका लेक्चर 2 है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी लोग जो फ्री मॉक टेस्ट या स्टडी मटेरियल चाहते हैं, आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक कर लें और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसके अलावा जो भी हम लोग बायोलॉजी के नोट्स पढ़ाते हैं उनके पीडीएफ के लिए भी आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, तो उसको क्लिक करें और वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। क्लियर? तो अभी मैंने उसमें नर्वस सिस्टम के नोट्स देने हैं और एंडोक्राइन सिस्टम के नोट्स देने हैं। तो जब एंडोक्राइन पूरा हो जाएगा तो फिर मैं कंबाइंड उनके नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें रिलेटेड हैं। तो चलिए, तो इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने जो भी आपके हार्मोन्स हैं उनका केमिकल क्लासिफिकेशन किया है कि कौन से हार्मोन स्टेरॉइड्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स अमीन्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स आपके प्रोटीन्स हैं, कौन से हार्मोन्स आपके एमाइड्स हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है उससे। तो उसको ज़रूर देखें। तो आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सो बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ एंडोक्राइन मीन्स, एंडोक्राइन का मतलब क्या है, जो हार्मोन्स हैं दे आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं या जो हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती हैं। यानी कि डायरेक्टली वो ब्लड के अंदर हार्मोन्स जाते हैं, उनकी कोई डक्ट नहीं होती है। डक्ट मतलब कोई नली टाइप की नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो पैंक्रियाज के अंदर क्या है, आप देखिए जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं वो डक्ट के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो एंडो मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जो मैं आपको अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो आपका लैंडलाइन के फ़ोन कनेक्शंस होते थे पहले, तो या अभी भी जो होते हैं, तो लैंडलाइन के फ़ोन कनेक्शन में क्या होता है, टेलीफोन की तार आती है, ठीक है, और वहाँ से आपका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है। पर आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर कोई भी इस तरह के टेलीफोन कनेक्शंस, मतलब कोई भी वायर्ड कनेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, वो आपके रेडियो वेव्स को डायरेक्टली ट्रांसमिट और एमिट करते हैं और आपके जो भी मोबाइल टावर्स होते हैं वहाँ तक जो है आपका कम्युनिकेशन, जो भी आपके रेडियो वेव्स हैं वो पहुँचते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल एंडोक्राइन सिस्टम भी यही है, वो ब्लड में रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर जो रेडियो वेव्स हैं वो हवा में, एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, तो वैसे ही जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज करती हैं ब्लड में। तो इसीलिए हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। और ऐसा सिस्टम जो कि मैंने आपको लैंडलाइन का एग्जांपल दिया जहां पर उनकी खुद की डक्ट होती हैं, उसको एक्सोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते वक्त बताया कि लिवर एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसी तरह से पैंक्रियाज एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बल्कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पैंक्रियाज मतलब कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो आज हम लोग उसी सिस्टम को पढ़ेंगे, एंडोक्राइन जो सिस्टम है हमारी बॉडी का। और यहाँ पर हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द हार्मोन्स, द फंक्शंस एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्लैंड्स वहाँ के होती हैं। क्लियर? तो पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को शुरू करने से पहले हम लोग इसके मास्टर कंट्रोल सिस्टम को समझ लेते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंट्रोल कहाँ से होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जाहिर सी बात है बॉडी का सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ब्रेन से ही शुरू होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी ब्रेन से ही शुरू होंगी। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है। क्लियर? और ये डायग्राम जब आपने ब्रेन में पढ़ा होगा तो ब्रेन के मिडिल में यानी कि कान के पास ऊपर आपने ब्रेन का एक पार्ट देखा होगा, हाइपोथैलेमस। क्लियर है कि नहीं है? तो उस हाइपोथैलेमस से हैंग्ड होती है एक ग्लैंड, एक ग्रंथि होती है, बिल्कुल पियर शेप्ड है, बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है ये कान के पास अंदर, मतलब ठीक है। क्योंकि मैं इसकी पूरी की पूरी सर्जिकल लोकेशन आपको नहीं दूंगा,
क्योंकि हम लोग मेडिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिंपल बायोलॉजी कर रहे हैं। आप इतना समझिए कि हाइपोथैलेमस से सस्पेंडेड होती है, इट इज अ पियर शेप्ड, ठीक है ना, नाशपाती की तरह एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर? और अंग्रेजी में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड। इस तरह से ये हैंग्ड होती है, सस्पेंडेड होती है हाइपोथैलेमस से, यानी कि इट इज हैंग्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो ये आपका ऑप्टिक चेज में जब हम लोग आईज के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट है। उसके दो पार्ट हैं, एक उसका पीछे का पार्ट है, उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, जो मैंने आपका नॉन शेडेड रीजन बनाया है। एंड दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो मैंने पूरा का पूरा ब्लू से शेड किया है, तो इसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। इसको आप याद रखना, ठीक है ना। इट इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी इज कनेक्टेड बाय, यू नो, दीज आर द ट्यूब्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरास ट्यूबेरलिस। एक आपका पोस्टीरियर का होता है, एक एंटीरियर का होता है, ठीक है। तो आप देखना यहां पर इसके आपके जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो, मतलब एक्चुअली में तीन पार्ट हैं। जो पहला वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पेरास ट्यूबेरलिस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट पोस्टीरियर का। उसके बाद पेरास इंटरमीडिएट मिडिल पार्ट, और पेरास डिस्टलाइज यानी कि उसका लोअर पार्ट। तो सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके रेलवे के एग्जाम्स में ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल में, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाइपोथैलेमस से सस्पेंड करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे का हिस्सा है, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट है, क्योंकि ये हमको 2 डायमेंशन में दिखाना था तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया। दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड दिस ब्लू वन, द शेडेड वन, इज द एंटीरियर पिट्यूटरी व्हिच हैज 3 पार्ट्स, द पेरास ट्यूबेरलिस द फर्स्ट पार्ट, द पेरास इंटरमीडिया यानी द सेकंड पार्ट, एंड द पेरा डिस्टेलिस। इन सब में पेरास जरूर आएगा, यहाँ पे लिख लेना इनको। मैंने स्पेस की शॉर्टेज की वजह से नहीं लिखा। क्लियर? तो ये 3 पार्ट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के। क्लियर है कि नहीं है? सो दिस इज योर हाइपोथैलेमस एंड दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं द कनेक्शन, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस से, जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइल जूस था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा था लिवर के अंदर, लेकिन वो स्टोर कहां पे हो रहा था? वो स्टोर हो रहा था आपका गॉल ब्लैडर के अंदर। तो वैसे ही ये जो 3 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और रेगुलेटरी हार्मोन RH। क्लियर? अभी हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और रेगुलेटरी हार्मोन, ये तीनों ही स्टोर होते हैं पिट्यूटरी में। तो उसमें से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन स्टोर होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, इस पार्ट में, और जो रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं वो स्टोर होते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, यानी कि इस पार्ट में। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्योंकि बॉडी के जितने भी बाकी ग्लैंड्स हैं, उनसे जो हार्मोन्स उनमें प्रोड्यूस होते हैं, जो रिलीज होते हैं, उनके पूरे फंक्शन को हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ही कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। तो लेक्चर का पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया। हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कहाँ स्टोर होते हैं? वो होते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और रेगुलेटरी हार्मोन कहाँ स्टोर होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में। क्लियर? तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे, क्योंकि अब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, अब आके हार्मोन्स आ गए पिट्यूटरी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है बॉडी की, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन किस तरह से होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। सो दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे ज़्यादा जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो हार्मोन्स लिखे ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। इसके बाद हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को भी समझेंगे, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर
आप देखिए जो पहला पार्ट है पार्स डिस्टालिस, नीचे वाला पार्ट, क्लियर, और जो दूसरा पार्ट है वो है पार्स इंटरमीडिया, यानी कि मिडिल वाला पार्ट, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर आता है जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन, क्लियर। प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, इट प्रमोट्स लैक्टेशन इन मदर्स, ठीक है ना। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है आपका, उसका फंक्शन क्या है, इट प्रमोट्स लैक्टेशन। जो भी आपकी लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनके अंदर लैक्टेशन को ये प्रमोट करता है, यानी कि इसकी सहायता से मिल्क डेवलप होता है। उसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन काम जो होता है वो फीमेल्स की ओवरी के अंदर होता है, जहां पर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, क्लियर। तो जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग फॉलिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि बिना फॉलिकल्स के जो ओवम है, जो ओवम रिलीज होता है, वो ओवम का प्रोडक्शन बिना फॉलिकल्स के नहीं हो सकता। तो उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है। इसके अलावा ये फीमेल हार्मोन, जो आपका जो फीमेल हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन है, ठीक है ना, उसकी भी ग्रोथ में प्रमोशन, मतलब उसको भी प्रमोट करता है, यानी कि उसके प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। बट इसका जो मेन रोल है आपका वो क्या है, वो है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना ओवरी के अंदर। तब जाके हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और कुछ हद तक एस्ट्रोजन का भी प्रोडक्शन करता है, क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद ये वाला जो हार्मोन है ये ल्यूटिनेजिंग हार्मोन है, ठीक है ना। तो ल्यूटिनेजिंग हार्मोन इट प्रमोट्स ओव्यूलेशन, ठीक है ना। फॉलिकल्स का, यानी कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल प्रोडक्शन के बाद, यानी कि फॉलिकल्स का जो रोल है वो ओवम को प्रोड्यूस करना है। तो ओवम के प्रोडक्शन का जो मेथड है इट इज नोन एज ओव्यूलेशन। सो द वर्क ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज टू प्रमोट ओव्यूलेशन इन फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ 12, क्लियर। In some cases it may be 14 or even late, clear. So that is known as the onset of ovulation. So this luteinizing hormone, ये हार्मोन ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा ये एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फीमेल, जब हम लोग फीमेल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे ओवरी और टेस्टिस में, तो हालांकि वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को भी ये हेल्पफुल होता है। लेकिन इसका मेन काम क्या है, ओव्यूलेशन, ठीक है ना, यानी कि माहवारी। और इसका मेन काम क्या है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना ताकि फॉलिकल प्रोड्यूस हो गए। तो दोनों हार्मोन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर T3, जो मैंने आपको बताया था थायराइड के बारे में, हमने पिछले बारे में पढ़ा था, थायराइड हार्मोन्स के नेचर के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि दोनों जो हैं वो अमीन हार्मोन्स होते हैं। तो T3 और T4, अभी जब हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो T3 और T4 के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग करेंगे। तो वहाँ से अभी आपको सिर्फ इनके नाम और फंक्शन याद रखना है। तो इनके प्रोलैक्टिन का फंक्शन आपको पता चल गया, FSH का पता चल गया, LH का पता चल गया, T4 और T3 का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ये नेक्स्ट जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस होता है आपके कहाँ से, यानी कि ये प्रोड्यूस होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। और एंटीरियर पिट्यूटरी का जो कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पास डिस्टेलिस, तो यहाँ से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। तो इसका भी फंक्शन क्या है, ये एंड्रोजेंस को यानी कि रेगुलेट करता है, एंड्रोजेंस, अभी याद रखना इसको, ठीक है ना। तो एंड्रोजेंस जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो एड्रेनल ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स आपकी किडनीज के ऊपर होती हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। तो वो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वहां पर, ठीक है ना, उनके प्रमोशन को यानी कि उनके प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आपका यूज, मतलब ये उसको हेल्प करता है। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं। तो ये सब हम लोग जब एड्रेनल कॉर्टेक्स को देखिए, इसमें जो मेन हार्मोन है हमने प्रोलैक्टिन पढ़ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट FSH है, फिर LH है, फिर TSH तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। T4 और T3 जो बनते हैं आपके थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं दो तरह के, और ये भी हम लोग जब एड्रेनल ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है
कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंड्रोजन्स होते हैं, उनको एंड्रोजन्स बोलते हैं हम लोग। तो एंड्रोजन्स को प्रमोट कौन करता है? वो करता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूं तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और उसका जो है जो आपका सबसे लोअर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। तो उसके अंदर हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है? लैक्टेशन को प्रमोट करता है। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, वो क्या करता है? फॉलिकल के मैच्योरेशन और एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को जो है रेगुलेट करता है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का डेवलपमेंट करता है ओवरी के अंदर। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 और T4 प्रोड्यूस करते हैं, और जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो एंड्रोजन्स को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग पार्स इंटरमीडिया, यानी कि यहां पर जो हार्मोन है MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये बॉडी के लिपिड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो लिपिड्स आर लाइक फैट्स, दे आर लाइक वैक्सी सब्सटेंसेस, दे आर लाइक फैट्स, ठीक है ना। तो लिपिड प्रोफाइल, बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल के फंक्शनिंग के अंदर, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया था लाइपोप्रोटीन्स के बारे में, जो हमारे मैंने जब डाइजेशन आपको पढ़ाया था तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो वहीं पर लिपिड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पूरी की पूरी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोडक्शन को देखता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया से कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम इसी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे, और वो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो जो अगला पार्ट है वो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां से दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा आपका होता है वेसोप्रेसिन। क्लियर? आई बात समझ नहीं? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो लेबर यानी कि जो चाइल्ड बर्थ होता है वहां पर हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। जो लेबर प्रोड्यूस होता है, लेबर यानी कि जो पेन होता है, यानी कि जो फोर्स है जिसकी वजह से आपका जो यूट्रस है, ठीक है ना, वो आपका रिलैक्स होता है, ठीक है, यानी कि जो फोर्स प्रोड्यूस होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, लेबर, उसको जो है वो यहां पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन, में भी हेल्पफुल होता है। तो आपने देखा होगा जो आपकी जो कैटल्स होते हैं यानी कि जो गाय भैंस होते हैं उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उनके अंदर जो लैक्टेशन है वो आपका सही है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन। उसके बाद जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को देखता है, यानी कि वाटर रिटेंशन। यानी कि बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वाटर रिटेंशन का काम है, पानी जो होल्ड करके बॉडी रखती है, फ्लूइड बैलेंस जो बॉडी का बना के रखती है, वो कौन काम करता है? वो हार्मोन करता है वेसोप्रेसिन। क्लियर है कि नहीं है? तो इस बात को आप जरूर याद रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक बीमारी होती है, जैसे आपने देखा होगा जो डायबिटीज जिन लोगों को होता है, डायबिटीज दो तरह से होता है, एक डायबिटीज मेलिटस होता है और एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज मेलिटस कब होता है? जब इंसुलिन कम सीक्रेट होता है और बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसका पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। उसके बारे में हम लोग डिजीजेज में करेंगे। अगर वेसोप्रेसिन कम रिलीज हो तो इससे भी एक डायबिटीज होती है जिसको हम लोग इंसिपिडस, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। इंसिपिडस का मतलब होता है प्यास लगना, ठीक है ना। तो प्यास आपका जो है काफी मतलब
जो वाली डायबिटीज़ होती है इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, यानी कि क्योंकि क्या होता है आपका वैसोप्रेसिन जो है बॉडी के अंदर उसका प्रोडक्शन होना कम हो जाता है। तो दूसरी बात याद रखना कि जब हम लोग जब कोई भी लोग मतलब व्हेन पीपल दे कंज्यूम अल्कोहल, जब वो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, जो वैसोप्रेसिन है उसका जो रिलीज होता है वो सप्रेस हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो अल्कोहल लेते हैं लोग, उनको भी अल्कोहल लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो वो इसी हार्मोन की वजह से होता है वैसोप्रेसिन। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमारी यहाँ पर हो गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब पूरी की पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इसको ज़्यादा डिटेल में बताना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है। अब हम लोग बिल्कुल अगले लेक्चर में सब कुछ एक साथ निपटा देंगे। उसके अंदर हम लोग आपका थायराइड ग्लैंड भी करेंगे, उसके अंदर बॉडी के अंदर आपके जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनके अंदर भी करेंगे, ठीक है ना, और थाइमस ग्लैंड, ठीक है, और उसके बाद जो ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, उन सबको एक साथ निपटा देंगे, क्योंकि वो उतने डिटेल में नहीं हैं। सबसे ज़्यादा डिटेल में जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, और क्वेश्चन अगर डीप में बनेगा तो यहीं से बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्योंकि अगर आप एकदम पढ़ लोगे कि सब हार्मोन्स एक साथ पढ़ लिए तो आजकल वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है और किसका फंक्शन क्या है, क्या वो एंटीरियर है या फिर पोस्टीरियर है, क्योंकि ये दो हार्मोन्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो सवाल बनता है एग्जाम में, और सवाल आपका क्या बनेगा कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो आई होप आपको आज का लेक्चर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में पूरा का पूरा इसको ख़त्म कर देंगे। मैं छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में उसको समझने में आसान रहे, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम एक एक 1.5 घंटे के लेक्चर बनाएंगे तो उतना आप रिटेन नहीं कर सकते, और उतना मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के अंदर उतना पेशेंस भी नहीं होता उसको देखें। इसलिए छोटे छोटे बना के, ताकि वो आपको बेटर रिटेन हो सके। तो आई होप आपको इसका पहला, देखो सिंपल सी बात है, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। आपने पहला लेक्चर आपने देख लिया, सबके केमिकल नेचर आपने पढ़ लिए। आज आप सबके बारे में समझ रहे हो, उनकी फंक्शंस के बारे में समझ रहे हो। हालांकि मैंने फंक्शंस बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, पर आप लेक्चर से नोट डाउन कर सकते हो उनके फंक्शंस क्या हैं। बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो पीडीएफ आपकी रिवीजन के काम आएगी। तो नर्वस सिस्टम जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने इसीलिए उसके अभी तक नोट्स नहीं भेजे हैं, क्योंकि लोग देख नहीं रहे हैं। शायद लोगों को लग रहा है कि हम लोग पीडीएफ ही कर लेंगे, लोग उसी पे डिपेंडेंट हैं। लेक्चर भी देखें और पीडीएफ भी करें। ऐसा मत समझें कि कुछ कॉन्सेप्ट है टाइम बचाने वाला, कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे सर टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बताओ, तुमने 14 साल स्कूल में, कॉलेजेस में क्या किया, तो अचानक तुम्हें इतना टाइम मतलब कॉन्शियस हो गए कि जैसे कि आपको ही जो है रिसर्च करनी होगी साइंस से रिलेटेड। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पढ़ाई ऐसे नहीं होती है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट आपका तब होता है जब आप फालतू जगह पे फालतू कमेंट्स करते हो यूट्यूब में, ठीक है, फालतू चीज़ों में लगते हो। नॉलेज, नॉलेज एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। नॉलेज ग्रो की जाती है, धीरे 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 होती है, समझ में कि नहीं है। तो जल्दी जल्दी, अभी बहुत टाइम है, साइंस मुझे करवानी है, ठीक है ना। और सबसे टफ पार्ट साइंस ही है, बाकी तो जनरल स्टडीज़ के पोर्शंस मैं आपको गाइड भी करूंगा, आप पढ़ लोगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो मुझे ये मत दिखाइए हेस्ट। मैंने 15 दिन बोला है, 15 दिन होने दीजिए। 15 दिन तक आपका काफ़ी ज़्यादा कोर्स कवर अप हो जाएगा साइंस में, ठीक है ना। और इस तरह से प्लीज़ बिहेव मत करिए कि सर जल्दी हो जाए। मतलब आप लोग ऐसे बिहेव करते हैं दैट यू आर सुपर ह्यूमन बींग्स एंड सुपर बिजी, दैट यू आर इन्वॉल्व इन रिसर्च and all the forms of technologies whichever there are in this earth, it is all because of you, कि आप ही की वजह से टाइम नहीं है। सब्र रखो, पढ़ो थोड़ा, ठीक है। ऐसा स्कूल में बोलना चाहिए था, कॉलेज में बोलना चाहिए था, जहाँ पर इतने सारे बच्चे आप पढ़ते हो, फीस देते हो, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। वहाँ पे जाके बोलो जल्दी करवाओ, पर वहाँ पे तुम्हें होश होती नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और हमें पता है हम लोग कैसे मैनेज करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो वहाँ पर फिर इस तरह से आप रश मत दिखाइए, नोट्स भी मिल जाएंगे, और शॉर्टकट मत अपनाइए। पढ़ाई में सबसे ख़राब चीज़ होती है शॉर्टकट अपनाना, ठीक है। और कोचिंग से कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलता आपको। आराम से पढ़िए उसको, जैसे जैसा आपने अभी तक मैंने पढ़ाया आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑलरेडी लेक्चर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और अभी हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ चल रहे हैं। जिस स्टूडेंट ने इसको ढंग से फॉलो करेगा ना, आराम से पढ़ेगा, तो उसका जो ह्यूमन बायोलॉजी है ना, उसका लगभग 40% सिलेबस कवर अप हो चुका है।
ठीक है, तो थोड़ा सब्र रखिए और आराम से पढ़िए, लेक्चर पहले देखिए, नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए। नोट्स मैं आपको दूंगा, मैंने नर्वस सिस्टम के नोट्स इसीलिए हॉल्ट करके रखे हुए हैं क्योंकि बच्चे लेक्चर नहीं देखते हैं, वो ज़्यादा नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट, उनको लग रहा है नोट्स से सब कुछ हो जाएगा। नोट्स से कुछ भी नहीं होता है। नोट्स तब हेल्पफुल होते हैं जब आप लेक्चर देख के उनको रेफर करो। तो इसी के साथ अब हम इसके पार्ट 3 के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी।